पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान या रायपिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, सभी समय के सबसे प्रसिद्ध और महान राजपूत शासकों में से एक थे। वे चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक हैं, जिन्होंने सपादा बख्शा पर शासन किया। वर्तमान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों पर उनका शासन था। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर मतभेद रहा है कि उन्होंने अजमेर को अपनी राजधानी बनाए रखा या कई लोक कथाओं में उन्हें भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली का राजा बताया गया है। पृथ्वीराज चौहान द्वारा शासित क्षेत्र। पृथ्वीराज चौहान का जीवन। पृथ्वीराज चौहान का जन्म ज्येष्ठ के 12वें दिन हुआ था, जो हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मई से जून तक होता है। उनके पिता सोमेश्वर चाहमान के राजा थे। उनकी मां रानी कर्पूरा देवी कलचुरी राजकुमारी थी। पृथ्वीराज विजया उनके जीवन के बारे में एक संस्कृत कविता है। ये कविता उनके जन्म के स्थान के बारे में कुछ सुराग देती है, लेकिन उनके जन्म का सही वर्ष नहीं बताती है। इस कविता की मदद से एक भारतीय इंडोलॉजिस्ट दशरथ शर्मा ने उनके जन्म का वर्ष 1166 ईस्वी होने का अनुमान लगाया। पृथ्वीराज चौहान बहुत पढ़े लिखे थे। ऐसा माना जाता है कि वे गणित, चिकित्सा, इतिहास, सैन्य, रक्षा, चित्रकला, धर्मशास्त्र और दर्शन जैसे कई विषयों में पारंगत थे। वे तीरंदाजी में भी अच्छे थे। उन्हें लड़ाई करना बहुत पसंद है और इसीलिए वे मुश्किल से मुश्किल लड़ाई की तकनीकें भी जल्दी सीख लेते हैं। पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान की गद्दी पर बैठे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। राजा के रूप में अपने शुरुआती वर्षों के दौरान उनकी मां ने रीजेंट्स की एक परिषद द्वारा समर्थित प्रशासनिक विभाग चलाया। अपने शुरुआती शासनकाल के दौरान उन्हें कई वफादार मंत्रियों का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने उन्हें राज्य पर शासन करने में मदद की। कदम्बवास, कैम्सा या कैलाशवास इस अवधि के दौरान मुख्यमंत्री थे। लोक कथाओं में उन्हें एक प्रतिभाशाली सेनापति और सैनिक के रूप में दर्शाया गया है, जिन्होंने अपना जीवन इसके विकास के लिए समर्पित कर दिया। पृथ्वीराज विजया ने यह भी कहा कि कदम्बवास ने पृथ्वीराज के शासन के शुरुआती वर्षों के दौरान सभी सैन्य जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अन्य महत्वपूर्ण मंत्री भुवनेकमल्ला थे, जो पृथ्वीराज की मां के जैविक चाचा थे, जो एक बहुत ही योग्य सेनापति थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की सेवा की थी। पृथ्वीराज चौहान ने 1180 में सरकार का प्रभावी नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता से प्यार हो जाता है। राजा जयचंद को ये पसंद नहीं आता और वह नहीं चाहता कि पृथ्वीराज उसकी बेटी से शादी करे। इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। उसने पृथ्वीराज को छोड़कर सभी राजकुमारों को आमंत्रित किया। उसने पृथ्वीराज को नाराज करने के लिए ऐसा किया, लेकिन उसकी बेटी ने बाकी सभी राजकुमारों को अस्वीकार कर दिया और फिर वह और पृथ्वीराज दिल्ली भाग गए, जहां बाद में उन्होंने शादी कर ली। पृथ्वीराज चौहान, हिंदू शासकों से संघर्ष। नागार्जुन पृथ्वीराज के चचेरे भाई नागार्जुन ने पृथ्वीराज चौहान के सिंहासन पर बैठने के बाद उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। नागार्जुन ने बदला लेने और साम्राज्य पर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयास में गुडापुरा किले पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज ने अपनी सैन्य शक्ति दिखाने के लिए गुडापुर पर हमला किया। ये पृथ्वीराज की पहली सैन्य जीत में से एक थी। भादनकस नागार्जुन के बाद पृथ्वीराज ने पड़ोसी राज्य भादनकस पर ध्यान केंद्रित किया। पृथ्वीराज ने पड़ोसी राज्य को नष्ट करने का फैसला किया, क्योंकि भादनकस अक्सर वर्तमान दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पर आक्रमण करने की धमकी देते थे, जो चाहमान वंश से संबंधित था। जेजाका भुक्ति के चंदेल मदनपुर के कुछ लेखों के अनुसार पृथ्वीराज ने 1182 में चंदेल शासक परमर्दी को हराया था। चंदेलों पर पृथ्वीराज की जीत के कारण चंदेल गढ़वालों से संबद्ध हो गए। गुजरात के चालुक्य कहानी में पृथ्वीराज साम्राज्य और गुजरात के चालुक्यों के बीच संघर्ष का उल्लेख किया गया है, लेकिन कविता के अतिरंजित स्वर के कारण पृथ्वीराज रासों में कई संदर्भ संदिग्ध लगते हैं। हालांकि कुछ विश्वसनीय स्रोतों में पृथ्वीराज चौहान और चालुक्यों के भीम द्वितीय द्वारा हस्ताक्षरित एक शांति समझौते का उल्लेख है। इससे पता चलता है कि दोनों राज्य युद्ध में हैं। पृथ्वीराज विजया, आईन अकबरी और सुरजना चरित की प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार कन्नौज के गढ़वाल जयचंद्र गढ़वाला साम्राज्य के शासक थे और पृथ्वीराज चौहान असहमत थे। पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में लड़े गए युद्ध। तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौर, जो अपने साम्राज्य को पूर्व की ओर बढ़ाना चाहता था, चौहान वंश के पश्चिमी क्षेत्र का शासक था। मोहम्मद गौर ने चौहान के साथ युद्ध शुरू किया, क्योंकि उसे चौहान के पूर्वी हिस्से पर हावी होने के लिए पृथ्वीराज चौहान को हराना था। संघर्ष की कुछ अफवाहों के बावजूद पृथ्वीराज और मोहम्मद गौर कम से कम 2 युद्धों में शामिल थे।
बाद में उन्हें तराइन की लड़ाई कहा गया क्योंकि वे तराइन शहर के पास लड़े थे। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी ने भारत में एक सेना का नेतृत्व किया और महत्वपूर्ण बठिंडा किले पर कब्जा कर लिया। बठिंडा के पतन के साथ दिल्ली की सेना ने कार्रवाई की। पृथ्वीराज चौहान ने सहयोगियों को इकट्ठा किया और मोहम्मद गौरी से लड़ने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया। दोनों सेनाएं 1191 में दिल्ली से 150 किलोमीटर उत्तर में तराइन के मैदान में मिली। आधुनिक स्रोतों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की सेना में 200,000 सैनिक थे, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि उनकी सेना में 50,000 सैनिक थे। इसी तरह ग्रिडो की सेना का आकार 100,000 पुरुषों का अनुमान है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि यह पृथ्वीराज चौहान की सेना से थोड़ी छोटी थी। ग्रिड बलों को घुड़सवार सेना के प्रसिद्ध तीरंदाजों का लाभ था और उनकी गतिशीलता ने राजपूत सेना को नुकसान पहुंचाया, जो मुख्य रूप से पैदल सेना थी। हालांकि राजपूतों के पास हाथियों की संख्या और ताकत थी। पृथ्वीराज चौहान ने तुरंत एक चौतरफा हमले के साथ जवाब दिया, जिसने घुरिदों को आश्चर्यचकित कर दिया। वे राजपूत युद्ध शैली के आदी थे, जो हाथ से हाथ की लड़ाई का पक्षधर था। पीछे हटते हुए घुड़सवार तीरंदाजों का पीछा करते हुए राजपूतों ने ग्रिड की मुख्य सेना तक पहुंचने तक बहुत सी जमीन को कवर किया। उनके श्रेय के लिए घुरिद सेना दृढ़ रही और पैदल सेना की लहरों का विरोध किया, लेकिन राजपूत घुड़सवार सेना ने उनके घुरिद पक्षों को दबाना शुरू कर दिया। मोहम्मद गौरी को हाथ से हाथ की लड़ाई राजपूतों के लिए बहुत अनुकूल लगी। अपने किनारों पर दबाव का सामना करने में असमर्थ मोहम्मद की सेना ने गठन तोड़ दिया और भाग गई। इस बीच ग्रिड के केंद्र में राजपूत हाथियों ने बाकी बलों पर दबाव डाला और वे लड़खड़ाने लगे। एक निर्णायक स्थिति से बचने का प्रयास करते हुए मोहम्मद गौरी ने अपने सैनिकों को इकट्ठा करने की उम्मीद में युद्ध में भाग लिया। वह राजपूत सेना के कमांडर गोविंद राय के पास पहुंचा। गोविंद राय पर अपना भाला फेंकते हुए प्रक्षेप्य अवरुद्ध हो गया और बदले में गोविंद राय ने अपना भाला मोहम्मद गौरी पर फेंका, जिसके प्रभाव से वह लगभग बेहोश हो गया। उनके अंगरक्षकों ने उनकी जान बचाई और उन्हें युद्ध के मैदान से दूर ले गए। अपने कमांडर को मैदान से हटते देख गौरी का मनोबल भी उसी तरह टूट गया और वे मैदान से दूर भाग गए। राजपूत सेना ने लगभग 40 किलोमीटर तक गौरी का पीछा किया, इससे पहले कि पृथ्वीराज चौहान बठिंडा में किले की घेराबंदी करने के लिए उत्सुक हो गए, जो 1192 में गिर गया। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पहले वाले की वजह से ये लड़ाई समान अनुशासन में हुई। ये जानते हुए कि चौहान सेनाएं अच्छी तरह से अनुशासित थीं, घुरिद्स को अब उनके साथ हाथापाई की लड़ाई में शामिल होने की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय घुरिद सेना को 5 इकाइयों में बदल दिया गया और 4 इकाइयों को दुश्मन के किनारों और पीछे से हमला करने के लिए भेजा गया। मिन्हाज के अनुसार मुइज़-एद-दीन ने 10,000 घुड़सवारों की एक हल्की टुकड़ी को 4 डिवीजनों में विभाजित करके चौहान सेना को चारों तरफ से घेरने का निर्देश दिया। उन्होंने पैदल सैनिकों को बताया कि जब दुश्मन आगे बढ़े तो वे लड़ाई में शामिल न हो और इसके बजाय पीछे हटने का नाटक करें, ताकि चौहान के हाथी, घोड़े और पैदल सेना थक जाए। दुश्मन की सीमा में नुकसान पहुंचाने की उम्मीद में मुइज़-अल-दीन ने अपनी 5वीं इकाई को पीछे हटने का आदेश दिया। चौहान सेना ने भागती हुई घुरिद इकाई पर हमला किया, क्योंकि घुरिदों को उम्मीद थी। फिर घुरिदों ने 12,000 की एक साफ सुथरी घुड़सवार इकाई भेजी, जिसे उन्होंने दुश्मन की अग्रिम पंक्ति को वापस फेंकने के लिए नियंत्रित किया। अंतिम घुरिद बलों ने तब हमला किया और चौहान सैनिक घबराहट में भाग गए। मिन्हाज के अनुसार मुइज़-अल-दीन की रणनीति ने अविश्वासियों को थका दिया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः इस्लाम की जीत हुई। अंततः तराइन की दूसरी लड़ाई में घोर ने उसे हरा दिया, जिससे मोहम्मद घोर ने चौहान पर विजय प्राप्त की। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कब और कैसे हुई, ये स्पष्ट नहीं है। कई मध्ययुगीन कहानियों के अनुसार गौर के मोहम्मद पृथ्वीराज को अजमेर ले आए। वहां पृथ्वीराज को गौरियों के कार्यकर्ता के रूप में कैद कर लिया गया था। पृथ्वीराज ने गौर के मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह किया और बाद में अपनी बेवफाई के लिए उसे मार दिया गया। एक सिक्का मिला। वे घोड़े और गाय के सिक्के हैं, जिन पर एक तरफ मोहम्मद बिन सैम और दूसरी तरफ पृथ्वीराज लिखा है। ये काम अधिकारियों को इस सिद्धांत के साथ आने की अनुमति देता है। विभिन्न स्रोत पृथ्वीराज चौहान के लापता होने के लिए अलग अलग व्याख्याएं देते हैं। हसन निजामी एक इस्लामी इतिहासकार हैं। उनका दावा है कि पृथ्वीराज चौहान को राजा ने तब मारा था जब राजा को पता चला कि वह मोहम्मद गौर के खिलाफ एक साजिश में शामिल था। हसन निजामी ने साजिश की रचना के विवरण का पूरा खुलासा नहीं किया। मोहम्मद गौर को मारने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने एक धनुष और तीर मांगा।
उसे जरूरी हथियार देने के अलावा मंत्री ने मोहम्मद को पृथ्वीराज द्वारा उसे मारने की योजना के बारे में भी बताया। अपहरण के बाद पृथ्वीराज चौहान को एक गड्ढे में फेंक दिया गया और पत्थर मारकर मार डाला गया। पृथ्वीराज चौहान विरासत। अपने चरम पर पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में माउंट आबू की तराई तक फैला हुआ था। पूर्व से पश्चिम तक उनका साम्राज्य बेतवा नदी से सतलुज नदी तक फैला हुआ था। इस दृष्टिकोण से उनके साम्राज्य में वर्तमान राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पंजाब शामिल थे। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उन्हें एक शक्तिशाली हिंदू राजा के रूप में चित्रित किया गया, जिसने कई वर्षों तक मुस्लिम आक्रमणकारियों को रोके रखा। इसे अक्सर मध्ययुगीन भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत से पहले भारतीय ताकत के प्रतीक के रूप में भी चित्रित किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्ण उपलब्धियों को भारतीय फिल्मों और टीवी धारावाहिकों जैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान और वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान में दिखाया गया था। अजमेर, दिल्ली और अन्य स्थानों पर कई स्मारक हैं जो शूरवीर राजपूत शासक का सम्मान करते हैं।